Hello students, myself Mahmood Alam, your science teacher. Today I am going to teach you about air and water, chapter 9 air and water. आज हम लोग एयर और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि एयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरह वाटर भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों एयर और वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट एयर एंड वाटर वी कैन नॉट लिव। बिना हवा और पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग एयर सांस लेने के ब्रीदिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फायर जो जलता है उसके लिए भी एयर चाहिए, ओके। एंड सेल बोट जो चलते हैं उसका में भी एयर का यूज़ होता है। उसी तरह वाटर है, अगर वाटर हम में नहीं मिलेगा तो हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हम प्लांट्स को इरिगेट नहीं करें, सिंचाई न करें, खेती को वाटर न दें, तो भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, क्रॉप्स नहीं होंगे, तो हमें फूड नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोनों ये जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, एयर और वाटर। आप दो रैट लो और दो पीढ़े में दोनों को बंद कर दो, और एक में खाना दो, भोजन दो और पानी भी दो, खुला रखो, एयर भी दो। और सेकंड में आपको पानी देना है, फूड देना है, लेकिन पानी नहीं देना है। आप देखोगे कि जिसमें आप भोजन और वाटर, फूड और वाटर दोनों दिए थे, वो चूहा बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। लेकिन जिसमें आपने सिर्फ फूड दिया था, वाटर नहीं दिया था, वो रैट जो है कुछ दिनों बाद वो मर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको भोजन मिला बट वाटर नहीं मिला। सेम उसी तरह आप दो जार लो और प्लास्टिक जार लो, और जार में एक जार में फूड दो, उसमें होल कर दो और एयर जाने का जगह हो जाएगा। वाटर भी रख दो, उसमें एक चूहा डाल दो, और दूसरे में आप फूड दो, वाटर भी दो, लेकिन होल नहीं करना है उसमें। जब आप होल नहीं करोगे और उसको बंद कर देना है, आप कुछ देर बाद, कुछ समय बाद देखेंगे कि जिसमें आपने वाटर भी दिया था, फूड भी दिया था और होल किया था, उसमें का जो रैट है वो लाइव है, जीवित है। बट जिसमें आपने फूड दिया, सेकेंड वाले में वाटर भी दिया, लेकिन उसमें होल नहीं किया ताकि एयर जाए, उसमें का आप चूहा देखेंगे कि वो कुछ समय बाद क्या होगा, मर जाएगा। यानी कि ये दोनों जो हैं, एयर और वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सबके लिए इम्पोर्टेंट है एक एयर और वाटर। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एयर और वाटर फर्स्ट पार्ट है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो एटमॉस्फेयर, ओके। ये एटमॉस्फेयर है, इसके चारों ही ये एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे चारों ओर अराउंड में मौजूद है, ओके। ब्लैंकेट ऑफ एयर है। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि एयर किन किन चीज़ों से बना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या खूबी है, यूजेस ऑफ एयर, और हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एयर का क्या क्या यूज़ होता है, किस किस काम में एयर आता है,
वाटर, वाटर का यूज़ क्या है, कैसा वाटर हमें पीना चाहिए, और वाटर किस किस का वर्क में काम आता है। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप पानी पीते हो, हमें प्योर वाटर पीना चाहिए, एनिमल्स को भी प्योर वाटर ही देना चाहिए। अगर आप पेट बनाए हो कोई भी एनिमल्स को तो उसको प्योर वाटर ही देना चाहिए। तो वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, उसको प्यूरिफिकेशन करने का जो तरीका है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यूजेज ऑफ एयर, वाटर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एयर एंड वाटर इज आवर नेचुरल सोर्स। एयर और वाटर जो है एक नेचुरल सोर्स है जिसको नेचर ने हमें दिया है। ये हमारे नीड्स हैं, डेली का नीड्स है एयर और वाटर। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट। हम लोग एयर और वाटर के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। विदाउट एयर एंड वाटर हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि आपको पहले ही मैं बताया कि रैट्स का एग्जांपल दिया कि दोनों चीज़ एयर और वाटर दोनों इंपॉर्टेंट्स है लाइफ के लिए। ओके, और ये नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। आप जानते हो कि एयर के बिना कल्पना करना, लाइफ की कल्पना करना, हम लोग ऑक्सीजन टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। प्लांट्स जितने हैं, ट्रीज जितने हैं, हमको उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। आप जानते हो कि एयर में 21% ऑक्सीजन है और 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, एयर एक ऐसा चीज है जो हर जगह है, एनीवेयर। ओके, बट एयर हैज नो कलर। लेकिन एयर में कोई कलर नहीं होता है। एयर में कोई कलर नहीं होता है। कलर कोई नहीं कलर है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ओके, शेपलेस है। ओके, इट प्रेजेंट एवरीवेयर। सेकेंड, वाटर इज नीडेड बाय अस नॉट ओनली फॉर आवर daily activities but also for producing many things. Water बहुत important है। We cook food, washing clothes, bathing, using in factories, okay, and produce electricity. इलेक्ट्रिक हम लोग पैदा करते हैं वाटर से, बिजली खाने के काम आता है, पीने के काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है, इरिगेट करने के, सिंचाई करने के, पौधों को हम लोग इरिगेट करते हैं, प्लांट्स को इरिगेट करते हैं। तो बहुत सारे कामों में वाटर आता है। ओके, डेली एक्टिविटीज़ के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी वाटर का यूज़ होता है। ओके, अब समझे। नेक्स्ट पॉइंट्स, atmosphere, वायुमंडल। You know that's atmosphere, the blanket of air that surround the earth. The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere. हमारे आसपास चारों तरफ
एयर का एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। चारों ओर हमारा एयर है, हर जगह। आपको पहले ही पढ़े कि एयर इज एनीवेयर, ओके, अराउंड अस एंड हैज़ नो कलर। आप पहले ही पढ़े कि एयर में कोई कलर नहीं होता है, ये हर जगह है। तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट हैज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते हो कि अर्थ में ग्रेविटेशन होता है। किसी भी थिंग्स को अर्थ अपनी ओर खींच लेती है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये जो एयर है इस पृथ्वी पर रहता है, ओके। इसके चलते ही जो हम देखते हैं कोई भी चीज़ नीचे आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, ठीक सेम उसी तरह ये जो एयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही इस अर्थ पर होल्ड करके रखता है, ओके। नेक्स्ट, ओके, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स एज गिवन बिलो। पूरे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। देयर आर 5 लेयर्स इन एटमॉस्फेयर। कितने लेयर हैं आपके एटमॉस्फेयर के? 5 लेयर्स हैं। देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। These are 5, okay. First, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are 5 types of layer, okay. 5 लेयर हैं, 5 नेम्स आपके सामने हैं, ओके। इनके बारे में अब हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्मोस्फीयर, व्हाट इज स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाट इज मेसोस्फीयर, व्हाट इज थर्मोस्फीयर एंड व्हाट इज एक्सोस्फीयर, ओके। तो चलिए देखिए आगे। इस पिक्चर में आप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आप इस लेयर को देख रहे हो, ओके। यहां से शुरू करेंगे। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। आप यहां पे देखते हो, दिस इज हॉट एयर बैलून, दिस इज योर अर्थ, एरोप्लेन, क्लाउड्स, ओजोन लेयर, ओके, एंड मेट्रॉइड्स, सैटेलाइट्स, स्पेसशिप, स्पेसक्राफ्ट, एक्सोब्रेस, ओके, अरोरा। ये सब ये अलग अलग लेयर में अलग अलग थिंग्स पाए जाते हैं। अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप देखते हो कि फर्स्ट जो है ट्रोपोस्फीयर, इसमें 0 to 10 माइल्स इसका डिस्टेंस होता है अर्थ से लेकर के ऊपर तक। 0 से 10 माइल तक ट्रोपोस्फीयर पाया जाएगा। उसमें 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से -60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर, 11 to 31 माइल्स। 11 से 31 माइल्स तक आपको क्या मिलेगा? अर्थ से स्ट्रेटोस्फीयर मिलेगा। इसका जो टेम्परेचर है -60 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। इस लेयर में देखेंगे हॉट एयर बैलून आपको मिलेगा, क्लाउड्स मिलेंगे, एरोप्लेन मिलेंगे। इस लेयर में ही वो फ्लाई करते हैं, ओके। एंड ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है जो अल्ट्रा वायलेट किरण को रोकता है। मेसोस्फीयर, जितने मेट्रॉइड्स है, उल्का पिंड है, इस लेयर में पाए जाते हैं। 30 to 85 माइल्स, यानी कि अर्थ से माने स्ट्रेटोस्फीयर से लेकर के 32 से 31 तक ये था।
32 to 85 माइल्स मेसोस्फीयर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर 86 टू 372 माइल्स। ये 86 से 372 माइल्स तक ये आपको थर्मोस्फीयर पाया जाता है। ओके, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 932 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 3632 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है लास्ट एक्सोस्फीयर 962 से लेकर के 6200 माइल्स तक इसका जो ये लेयर पाया जाता है, एंड इसका जो टेम्परेचर है 2700 फ़ारेनहाइट्स, यानी कि इतनी यहाँ पे गर्मी होती है। तो आपने इसके बारे में देखा। अब आगे हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिटेल्स जानेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एक एक करके। ओके, ट्रोपोस्फियर इट इज द फर्स्ट लेयर। ओके, ये फर्स्ट लेयर होता है। जो एटमॉस्फेयर का पहला लेयर है वो आपको ट्रोपोस्फियर है। ओके, फर्स्ट लेयर एबव द अर्थ, यानी कि अर्थ से जो पहला लेयर मिलता है वह ट्रोपोस्फियर होता है। ये ट्रोपोस्फियर फर्स्ट लेयर है। ओके, इट इज द फर्स्ट लेयर above the earth's surface. Okay, this layer has the optimum amount of air needed by living organism. Optimum most favorable, जितने भी फेवरेबल एयर कंडीशन चाहिए इसी लेयर में आपको पाया जाता है। अदर लेयर में फेवरेबल जो एयर है वो पाया नहीं जाता है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये लेयर है ट्रोपोस्फियर, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जैसा एयर चाहिए वो ऑप्टिमम मोस्ट फेवरेबल आपको एयर मिलता है। विंड्स एंड क्लाउड्स आर फॉर्मेड इन दिस लेयर। आपको विंड्स और क्लाउड्स इसी लेयर में फॉर्म होते हैं, बनते हैं। आपको मैं पिक्चर में दिखाया था कि इस लेयर में देखिए क्लाउड्स हैं, ओके, और विंड्स इसी लेयर में ट्रोपोस्फियर में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट विंड्स एंड क्लाउड्स के आपको बताया कि मैं कि विंड्स और क्लाउड्स इस लेयर में पाए जाते हैं। चेंज इन द वेदर आल्सो ऑकर इन दिस लेयर। आप जानते हो कि वेदर आवर बाय आवर, डे बाय डे चेंज होता है। कभी भी वेदर चेंज हो सकता है, कभी हॉट, कभी कोल्ड, कभी क्लाउडी, कभी रेनी सीजन, रेनी डे, ये कभी भी हो सकते हैं। तो आप जानते हो कि वेदर भी इसी ट्रोपोस्फियर में आपको होता है चेंज। तो इसके बारे में आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट्स, स्ट्रेटोस्फीयर इट इज द सेकेंड लेयर। ये सेकेंड लेयर है। अर्थ फर्स्ट जो है ट्रोपोस्फियर के बाद जो सेकेंड लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। ओके, यू नो दैट जेट्स प्लेन फ्लाइट इन दिस लेयर। जेट प्लेन का नाम सुने होंगे। ये जेट प्लेन्स इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। एज इट इज क्वाइट स्टेबल, यानी कि इस लेयर में बिल्कुल वो सुरक्षित होते हैं, उनके लिए स्टेबल होता है, वे आराम से इसमें फ्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको स्ट्रेटोस्फीयर में जो जेट यान है वो फ्लाई करते हैं।
ओके। और सेकेंड लेयर है द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट of stratosphere. Observe harmful ultraviolet rays from the sun that can cause skin cancer. Okay, the ozone layer, you know that ozone layer इसमें प्रेजेंट होता है, इस पार्ट्स के स्ट्रेटोस्फीयर के अबव में मौजूद होता है ओजोन लेयर, जो अल्ट्रावायलेट रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज एक ऐसा रेज है जो बहुत ही डेंजरस होता है, उस रेज को ये ऑब्जर्व करता है और हमें स्किन कैंसर से बचाता है। अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर नहीं होता, इसमें ओजोन लेयर नहीं होते, तो ये रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ तक आता और डायरेक्ट अर्थ तक आकर के, यू आर लुकिंग हियर ओजोन लेयर, तो ये ओजोन लेयर यहाँ पे पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरण से क्या करता है, बचाता है। जो कैंसर की बीमारी, जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट आ जाए इस अर्थ पे, तो कैंसर की बीमारी होती है, स्किन कैंसर, जो बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। ये स्किन कैंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मेसोस्फीयर, इट इज अ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो तीसरा लेयर, थर्ड लेयर पाया जाता है, वह होता है मेसोस्फीयर। ओके, थर्ड लेयर है। ओके, many meteorites entering the Earth's atmosphere burn out in this layer and thus do not reach the Earth's surface. बहुत सारे मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड आने की कोशिश करते हैं, बट इस लेयर में आने के बाद वे बर्न हो जाते हैं, जल करके खत्म हो जाते हैं। नहीं तो वो आ करके अगर अर्थ पे जब चोट पहुंचाएंगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए ये लेयर जो है मेटेरॉइड्स को रोकता है, उसको क्या करता है, जला करके ख़त्म कर देता है, और जिससे हमारा अर्थ जो है सेफ रहता है, ये अर्थ पे पहुंच नहीं पाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेसोस्फीयर। सेकेंड, नेक्स्ट thermosphere. It is the fourth layer of fourth layer of atmosphere. ये fourth layer है, it is the fourth layer of atmosphere and space shuttles orbit in this layer. जितने space shuttles होते हैं वो इस लेयर में घूमते हैं। आपको पिक्चर में दिखाया, इसके पहले आप देखे थे फोर्थ लेयर में। देखिए, ये सैटेलाइट्स हैं जो इस थर्मोस्फीयर में राउंड करते हैं। सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट्स होता है और एक मैनमेड सैटेलाइट्स होता है। तो मैनमेड सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं, जिससे बहुत सारी आपको सूचनाएं, वेदर की जानकारी और बहुत सारे जो भी ये एटमॉस्फेयर में इवेंट्स होते हैं उसकी जानकारी आपको सारा चीज़ मिलते रहता है। तो ये इम्पोर्टेंस है काफ़ी। लास्ट, एक्सोस्फीयर, इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो, मोबाइल एक्सेट्रा। यू नो दैट्स आज का जो युग है वो मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है। जितने भी आप मोबाइल पे बात करते हो, इंटरनेट से कुछ भेजते हो, वीडियो, फोटो, जो भी चीज़, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा ये लेयर आपको हेल्प करता है। एक्सोस्फीयर, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
जानते हो कि जब से मोबाइल आया तब से जो दूरी है बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, कम्युनिकेट करना, बात करना, ओके, न्यूज़ देना, कुछ भेजना, सब कुछ आसान हो गया है। तो इसी लेयर के चलते आपको ये सब फायदे होते हैं। अब देखो, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इतने फायदे जब हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एटमॉस्फेयर। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में हम लोग एक करके जानते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस माने किस तरह ये उपयोगी है। इट हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जो इस अर्थ पे लिव करते हैं, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर ये एटमॉस्फेयर मेंटेन करके रखता है। जितना चाहिए उतना टेम्परेचर मेंटेन करके ये एटमॉस्फेयर ही रखता है। अगर ये टेम्परेचर अप डाउन होते रहता तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता, जिसके चलते हम लोग का लाइफ संभव भी नहीं होता। तो ये एटमॉस्फेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। आपको पहले ही बताया गया कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आता है उसको रोक करके हमें स्किन कैंसर से बचाता है एटमॉस्फेयर। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आते हैं उसको रोक करके ये लेयर हमको स्किन कैंसर से बचाता है। ओके, इट आल्सो प्रिवेंट्स मस्ट मेट्रॉइड्स फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। पहले ही बताया कि बहुत सारे मेट्रॉइड्स, उल्का पिंड इधर उधर घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी को हिट करना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो एटमॉस्फेयर के लेयर होते हैं वो लेयर इसको रोक करके हमको उस हीट से बचाते हैं, जिसके चलते हमारा नुकसान नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, आप जानते हो कि एयर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या कंपोजिशन है, आप पढ़े हो नीचे क्लास में कि एयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी अदर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, आर्गन, हीलियम, जेनन, अदर गैसेस, वाटर वेपर, ये सब पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, 78% नाइट्रोजन, 21 मान लिया जाए इसको ऑक्सीजन, 0.90% आर्गन गैस, अदर गैस 0.17% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और 4% के करीब ये पाया जाता है। ओके, तो इतने ये परसेंटेज है। ओके, composition of air. Air is a mixture of gases. It contains many gases. Air contains 8% of nitrogen gas, 21% oxygen and less than 1% of argon, carbon dioxide. ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, इतने होते। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। You are looking here liquid nitrogen gas. ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस है जो इस तरह का होता है। आप नाइट्रोजन देखे नहीं होंगे, ये लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स गेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन
with the help of bacteria present in their roots or soil. जो प्लांट्स जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और वो हमारे भोजन के साथ हमारे बॉडी में इंटर करता है। जितने भी पल्सेस वाले दाल वाले पौधे हैं सब में ये नाइट्रोजन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके रूट्स में, सॉइल में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम दिस प्लांट्स, ओके, और वो एनिमल्स जो खाते हैं तो उनको नाइट्रोजन मिल जाता है रूट से। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ये जलने में मदद नहीं करता है, नाइट्रोजन बर्निंग करने में सपोर्ट नहीं करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बर्निंग, लेकिन ये बर्निंग का जो रेट है उसको कम कर देता है, बर्निंग का जो रेट है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये चिमनी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप इमरजेंसी में इसका यूज़ होता है, या माउंटेनर वगैरह जो है वो लेकर के इसको ऑक्सीजन को जाते हैं, या वाटर में जो लोग गोताखोर होते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट, ऑक्सीजन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इट हेल्प इन बर्निंग, ये जलने में हेल्प करता है, ओके। ऑक्सीजन जो है जलने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अ गैस which is essential for green plants to carry out photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का जो वर्क होता है, पौधे जो सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर वार्म, और ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। Other gases, some other gases such as helium, neon, argon, krypton, hydrogen are also present in the air. कुछ और अदर गैसेस भी हैं, जैसे कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, ये सब भी एयर में पाए जाते हैं। आर्गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो इन बल्ब्स। आप जो बल्ब में अलग अलग कलर देखते हो ये आर्गन के चलते ही आता है, ओके। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह देखते हो, जो कलरफुल ट्यूब्स वगैरह, ये सब आर्गन यूज में यूज है। नियन यूज टू इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्लो साइन। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो साइन आता है, चमक आता है, वो आपको नियॉन के चलते आता है। एंड हीलियम इज फिल्ड इन वेदर बैलून्स। आप बैलून जो देखते हो वेदर बैलून, उसमें हीलियम का यूज किया जाता है जिसके चलते वो उड़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, वाटर वेपर। यू आर लुकिंग हियर वाटर वेपर। देखो आप यहाँ केतली से वाटर वेपर निकल रहा है, यहाँ भी केतली से जब पानी गर्म होता है या कोई चीज़ बनता है, खाना बनाते हो, तो वाटर वेपर क्या होते हैं, निकलते हैं, ओके। वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आप जानते हो कि जो हवा में वाटर मौजूद होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है, ओके। ये वेपर के रूप में मौजूद होता है। एयर बिकम्स ह्यूमिड व्हेन देयर इज मोर वाटर वेपर इन इट। जब ह्यूमिड होता है कब, जब उसमें वाटर ज़्यादा होता है, जैसे कि रेनी सीजन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि उस समय
वाटर जो होता है एयर में ज़्यादा पाया जाता है। ह्यूमिडिटी इज आल्सो लो व्हेन द एयर इज ड्राई। लेकिन जब समर आता है तो ह्यूमिडिटी कम होता है, क्योंकि उस समय एयर में वाटर कम होता है, जिसके चलते ह्यूमिडिटी कम होती है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल एज आवर स्वेट डज नॉट एवापोरेट्स इजली। जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एयर में तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि पसीना जल्द सूखता नहीं है, और जल्द पसीना सूखने के नहीं चलते हम लोग काफ़ी गर्मी लगता है। ओके, तो आपने एक एक करके पढ़ा सभी चीज़ों के बारे में। लेयर ऑफ एयर, व्हाट इज एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, एंड 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, अदर गैसेस के बारे में, वाटर वेपर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग सेकेंड पार्ट में फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या है, व्हाट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।